दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस हॉरर थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसी मूवी देखने को मिली जिसकी स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ इस मूवी को लेकर। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.7 और इसको 95% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मूवी को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी की शुरुआत होती है कुल्लू मलई के घने जंगलों से, जहां हम राम और गीता नाम के एक कपल को देखते हैं। अब बातों ही बातों में गीता राम से पूछती है कि हर महीने तुमको छुट्टियां कैसे मिल जाती हैं? तो राम कहता है कि इसके लिए हुनर चाहिए। मैं मैनेजर के सामने कोई ना कोई बहाना लगा देता हूँ और वो मैनेजर बेचारा हर बार मेरी बातों में आ जाता है। इसके बाद ये दोनों किसी जगह पर आकर टेंट लगाकर बैठ जाते हैं और थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उस कैंप फायर की सारी लकड़ियां खत्म हो जाती हैं, जिस वजह से राम अपनी बीवी से कहता है कि मैं लकड़ियां लेकर आता हूँ, तुम थोड़ी देर वेट करो। इस तरह से वो कुल्हाड़ी लेकर जब थोड़ा आगे जाता है तो उसको एक बड़े पेड़ की एक सूखी सी डाल नजर आती है। तो राम अब इस सूखी डाल को काटने की कोशिश करता है। बहुत मेहनत करने के बाद वो डाली टूट जाती है और इसी चक्कर में राम भी नीचे गिर जाता है। अब दूसरी तरफ गीता कार में ईयरफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है और यहाँ राम देखता है कि उस सूखी डाल में एक कील लगी हुई है। ऊपर से जिस जगह से ये डाली टूटी थी उस निशान से अब कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी अचानक उसी निशान वाले होल के अंदर से एक लकड़ी की डॉल नीचे गिरती है, जो दिखने में बहुत ही भयंकर होती है। अब राम इस सिचुएशन में थोड़ा घबरा जाता है और उस डॉल को बड़े ध्यान से देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो डॉल गायब हो जाती है और एक स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखकर राम गीता को बुलाता है, लेकिन उसके अंदर से आवाज ही नहीं निकलती। अब बिना रुके राम वहाँ से भागने लगता है और इस बीच वो स्पिरिट उसकी जान ले लेती है। अब थोड़ी देर के बाद गीता सोचती है कि राम को गए हुए बहुत देर हो गई है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। इसलिए वो वहाँ से उठकर उस रास्ते पर जाने लगती है जिस तरफ राम गया था। वहाँ उसको राम तो नहीं मिलता, लेकिन पास में ही वो कुल्हाड़ी और वही लकड़ी की गुड़िया मिलती है। अब वो भी उसे उठाकर देखती है और इसके बाद उसके साथ भी वही होता है जो राम के साथ हुआ था, जिसके बाद उसकी भी जान चली जाती है। खैर, अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम उसी गांव में मारी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो उस एरिया में फॉरेस्ट गार्ड का काम करता था। मारी की एक बहुत ही छोटी सी फैमिली होती है जिसमें उसकी बीवी रेखा और बच्ची रानी शामिल हैं। अब जब मारी अपने काम पर जा रहा होता है तो रानी मारी के पास आकर कहती है कि पापा, मुझे मूवी दिखाने के लिए ले जाओ ना, बहुत दिनों से आप मुझे मूवी दिखाने के लिए नहीं ले गए। तो मारी कहता है कि बेटा, आज मुझे बहुत ही जरूरी काम है और वैसे भी तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, इसलिए हम तुम्हारे बर्थडे पर चलेंगे। अब मारी की बात करें तो वो फॉरेस्ट गार्ड के काम के साथ साथ पार्ट टाइम टूरिस्ट गाइड का भी काम करता है। फिर एक दिन मारी को पता चलता है कि 5 लोग जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं। तो मारी इन्हीं लोगों से मिलने के लिए आता है। उन 5 का नाम होता है चरण, मीरा, जरी, सेतु और चारू। अब सुबह होने के बाद जब मारी इन लोगों को जंगल की ओर ले जाने लगता है, तभी गाड़ी के सामने रानी आती है और मारी को अपने पास बुलाकर उसके गले में कोई ताबीज पहनाने लगती है। फिर वो कहती है कि पापा, ये ताबीज अपने गले से कभी भी मत निकालना। इसके बाद मारी सभी लोगों को लेकर जंगल के किनारे पहुंच जाता है, जहां एक दूसरा गाइड उन लोगों को ध्यान से देखने लगता है। लेकिन मारी के साथ होने की वजह से वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले मारी सभी से कहता है कि मैं आपको पूरा जंगल घुमाऊंगा, लेकिन एक बात बता दूं कि इस जंगल के कुछ हिस्सों में जाना सख्त मना है। इसलिए जब मैं कहूं कि कहीं पर नहीं जाना तो आप लोग मेरी बात मानना। अब मारी की बात सुनकर सब हाँ तो कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा ग्रुप ये सोच लेता है कि वो उन जगहों पर भी जरूर जाएंगे जहाँ जाना मना है, क्योंकि वहाँ का एडवेंचर बहुत ही अच्छा होगा। अब इस बीच जंगल के अंदर जाने से पहले मारी के पास उसकी बीबी रेखा का कॉल आता है, जो उसको याद दिलाती है कि जंगल में जाने से पहले उस तावीज को पहनकर रखना और बिल्कुल भी मत उतारना, जिस बात पर मारी हामी भर देता है। इसके बाद मारी चरण के ग्रुप से कहता है कि अगर आप लोगों को किसी से फोन पर बात करनी हो तो अभी बात कर लीजिए, क्योंकि जंगल के अंदर जाने पर नेटवर्क नहीं आएगा। ये सुनकर अब मीरा पूछती है कि आप तो फॉरेस्ट गार्ड हैं, तो आपके पास तो वॉकी टॉकी होगा ना? तो मारी कहता है कि मैडम, मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ और पार्ट टाइम गाइड भी, लेकिन यहाँ पर वॉकी टॉकी भी काम नहीं करता, इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। खैर, अब जंगल के अंदर जाने से पहले मारी जंगल को प्रणाम करता है और अपने पूर्वजों की कुल देवी को पूजकर उनसे आशीर्वाद लेने लगता है। ये देखकर चरण का पूरा ग्रुप उस पर हंसने लगता है।
है और सभी यही सोचते हैं कि ये सारा का सारा सिर्फ एक अंधविश्वास है। थोड़ा आगे जाने के बाद इन लोगों को एक छोटी सी नदी नजर आती है, जिसे देखकर मीरा बहुत ही खुश हो जाती है। अब इसके बाद मीरा और चारू पानी में उतरकर खेलने लगते हैं और वो जोर जोर से आवाजें करने लगते हैं। ये देखकर मारी उनको समझाता है कि मैडम, आप इतना जोर जोर से मत चिल्लाइए, क्योंकि यहाँ पर ये सब अलाउड नहीं है। अब मीरा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैंने कई ट्रैकिंग की है और मुझे पता है कि ऐसी जगहों पर कैसे रहा और घूमा जाता है, इसलिए तुम मुझे मत सिखाओ। ये सुनकर मारी कहता है कि मैडम, गुस्सा मत कीजिए, मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ। इस जंगल में ऐसी आवाजें नहीं करते। इस बीच चरण मीरा को संभालते हुए कहता है कि तुम मारी पर क्यों भड़क रही हो, वो बस यहाँ के रूल्स के बारे में बता रहा है, इसलिए चिल करो। अब थोड़ी दूर जाने के बाद इनमें से जरी नाम का एक बंदा सिगरेट पीने लगता है, जिसे देखकर चारू बहुत डांटने लगती है कि जंगल में तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो। अब जरी नहीं मानता तो चारू उसके ऊपर मजाक में छोटे पत्थर फेंकने लगती है, पर वो पत्थर जरी को तो नहीं लगता पर किसी चीज से टकराता है, जिसके बाद ज्यादा तेज आवाज आने लगती है। अब ये देखकर पूरा ग्रुप शॉक हो जाता है कि पत्थर में से ऐसी आवाजें कैसे गूंज सकती हैं। अब यही चेक करने के लिए सेतु और चारू आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी मारी इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि सर, वहाँ मत जाइए, वहाँ जाना अलाउ नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब चारू और सेतु आगे जाकर सूखी हुई डालियों को निकालते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ घंटियां लटकी हुई दिखती हैं और उसी तरह वहाँ पर एक वार्निंग का बोर्ड भी होता है, जिसमें आगे जाने के लिए मना किया गया होता है। लेकिन फिर भी जब ये दोनों आगे जाकर उन घंटियों को छूते हैं तो वो सारी की सारी घंटियां नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद वहाँ बहुत तेज आवाज गूंज जाती है। इस तेज आवाज से सभी के कान गूंजने लगते हैं, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। पूरे ग्रुप को लगता है कि इस जंगल में कुछ न कुछ खास है, जिस वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए इसको एक्सप्लोर तो करना ही चाहिए। इस बीच मारी इन लोगों से कहता है कि सर, यहाँ से हम लोगों को आगे नहीं जाना चाहिए, आपने बोर्ड देखा ना, उसमें साफ साफ लिखा है कि इस तरफ नहीं जाना है। ये देखकर सेतु कहता है कि नहीं, हम तो आगे जाएंगे ही जाएंगे, ये जगह कुछ अलग ही मालूम होती है। मारी फिर भी उनसे मना करता है और कहता है कि सर, इस गांव के कुछ नियम हैं और हमें उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। इस बीच मीरा फिर से उस पर गर्म हो जाती है और कहती है कि जब से हम ट्रैकिंग पर आए हैं तुम हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर बैठे हो कि ये मत करो, वो मत करो, वहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर मत जाओ। तो चरण भी इस बार उसका साथ देते हुए मारी से कहता है कि भाई, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, हम लोग अपना ख्याल रख सकते हैं, हम लोग अंदर जाकर बस फोटोज खिंचवा कर आ जाएंगे, इसलिए परेशान मत हो, बस तुम हम लोगों को रास्ता दिखाओ। अब मारी कहता है कि नहीं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, अंदर कुछ शैतानी शक्तियाँ हैं, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने एक गेट बनवाया जिस पर ये बोर्ड लगे हुए हैं। इसके बाद सेतु कहता है कि अरे मारी भाई, आजकल भूत प्रेत पर कौन यकीन करता है, वो सब कुछ अंधविश्वास की बातें हैं। लेकिन इस सब के बाद सभी डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ व्यू पॉइंट पर जाएंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। इस तरह ये सभी लोग पास के ही व्यू पॉइंट पर जाने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई शक्ति इनको फॉलो कर रही है। इस बीच रास्ते के दरमियान चारू को झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तो चारू यही चीज चेक करने के लिए उस साइड जाने लगती है और इस तरह से चारू आगे जाते जाते एक खाई के पास पहुंच जाती है। फिर इस खाई को देखने के बावजूद भी चारू अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है, जैसे उसे इस बात का होश ही ना हो कि आगे क्या है। अब वो उस पहाड़ी के किनारे पहुंच जाती है कि तभी मारी आकर चारू को बचा लेता है और उसको पीछे खींच लेता है। ये सब देखकर बाकी सभी दंग रह जाते हैं और चारू से पूछते हैं कि तुम हमें छोड़कर वहाँ क्यों गई। तो चारू कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बस मुझे कुछ आवाज आई थी और मैं उस ओर अपने आप खींची चली गई। मैंने खाई को देखा लेकिन मेरा ध्यान उस पर था ही नहीं। इससे बाकी लोग परेशान तो होते हैं लेकिन यही सोचने लगते हैं कि ये सब मारी की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी बातों से सभी को डरा दिया है। हालांकि वो मारी से इस बारे में कुछ नहीं कहते। फिर थोड़ी देर बाद ये सभी लोग उस व्यू पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, साथ में फोटोज भी खींचते हैं। इसके बाद सभी यहीं पर कैंपिंग करने की सोचते हैं और अपना टेंट लगाकर रेस्ट करने लगते हैं। इस बीच जब चरण और मीरा एक दूसरे के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो जरी अपना कैमरा लेकर इनकी फोटोज खींचने लगता है, लेकिन तभी मीरा ये सब देख लेती है और फोटोज खिंचवाने से मना करते हुए जंगलों की ओर भागने लगती है। जिसके बाद सभी लोग मीरा को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। फिर फाइनली जब जरी सभी लोगों की फोटोज खींच
खींचने वाला होता है कि तभी उसका चश्मा हड़बड़ाहट में नीचे गिर जाता है। फिर जेरी अपना चश्मा उठाता है और फोटोज लेने के लिए तैयार होता है तो शॉकिंगली सभी दोस्त वहाँ पर मौजूद नहीं होते और ये देखकर जेरी को डर लगने लगता है। जेरी घबराते हुए अपने दोस्तों को बुलाने लगता है कि चरण ऐसा मजाक मत करो, कहाँ पर हो तुम लोग, फौरन बाहर आ जाओ। लेकिन उसको किसी की कोई आवाज नहीं आती। अब बात यह है कि जेरी के फ्रेंड्स असल में वहीं पर छुपे हुए होते हैं और मिलकर जेरी के साथ प्रैंक कर रहे होते हैं। इस बीच मीरा एक पेड़ के पीछे से जेरी को झांकने लगती है और जेरी उसको देखकर समझ जाता है कि ये सब यहीं कहीं छुपे हुए हैं, इसलिए वो अब मीरा का फोटो लेने के लिए अपना कैमरा सीधा करता है। पर तभी उसे पेड़ के पीछे से मीरा की जगह एक भयंकर शक्ल नजर आती है और उस शक्ल को देखने के बाद जेरी के होश ही उड़ जाते हैं और वो अपने पैर पीछे करने लगता है। तभी एक रहस्यमयी हाथ जेरी का पैर पकड़कर खींचने लगता है और वो बेचारा नीचे गिर जाता है। ये देखकर अब सभी फ्रेंड्स बाहर आकर जेरी पर हंसने लगते हैं कि अरे जेरी, तुम तो छोटे से प्रैंक से डर गए। तो जेरी कहता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ है, किसी ने सच में मेरे पैर को पकड़ा था। इस तरह से घबराते हुए वो अपने टेंट के पास चला जाता है। बाद में मीरा जेरी के पास आकर उसको समझाती है कि हम तो तुम्हारे साथ छोटा सा प्रैंक कर रहे थे और इतने में तुम गुस्सा हो गए। तो जेरी कहता है कि नहीं मीरा, यहाँ पर सच में कुछ था, मैंने किसी को देखा भी था और किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींचा भी था। एक बार चारू के साथ भी ये सब हो गया, अब मेरे साथ हो गया। मारी हमें शुरू से समझा रहा है लेकिन हम उसकी बातों को समझ नहीं रहे। ये सुनकर मीरा कहती है कि फिर तो तुम भी उसकी बातों के ही शिकार हुए हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें जानबूझकर डरा रहा है क्योंकि ऐसे माहौल में ऐसा होता है जब हमें कोई अजीब कहानियां सुना देता है। पर फिर भी जेरी कहता है कि मैं अब यहाँ पर हरगिज नहीं रहना चाहता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर जेरी के फ्रेंड्स कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हम नहीं आएंगे और वैसे भी तुम डरपोक हो। अब जेरी फिर से समझाता है कि अरे यार, तुम लोग मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते, सच में मैंने यहाँ पर किसी को देखा था। आखिर में चारू और सेतु जेरी से शर्त लगाते हैं कि अब हम दोनों अकेले ही जंगल के अंदर जाकर वापस आएंगे और साथ में फोटोज भी खिंचवा कर आएंगे, बस तुम देखते रहो। इस तरह से अब सेतु और चारू जंगल के अंदर जाने लगते हैं और जाते जाते पेड़ों पर मार्किंग करते जाते हैं कि रास्ता ना भूल जाएं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद इन दोनों को एक बहुत ही पुराना घर नजर आता है तो ये सोचते हैं कि इस घर के अंदर जाकर हम लोग फोटोज खिंचवाएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ साथ उस डरपोक जेरी को भी दिखाएंगे। अब ये दोनों अंदर जाकर इधर उधर चीजों को देखने लगते हैं लेकिन इनको यहाँ कुछ भी सामान नहीं मिलता। फिर चारू इस घर की वीडियो बनाने लगती है और तभी उसे वो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई लकड़ी की गुड़िया दिखती है जो ऐसे ही पड़ी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद उसे वही डॉल दीवार पर चिपकी हुई नजर आती है। अब चारू ये देखकर सोचती है कि अभी तो ये डॉल नीचे पड़ी थी, फिर यहाँ कैसे आ गई। इस तरह जब वो उस डॉल को अपने हाथ में लेती है तो वो डॉल एक बूढ़ी औरत की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये देखकर चारू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फौरन सेतु को चिल्लाकर वहाँ बुलाने लगती है। फिर जब सेतु दूसरे कमरे से वहाँ पर आता है तो उसको कोई भी नजर नहीं आता, जिसे देखकर चारू कहती है कि हम लोगों को यहाँ से फौरन निकलना होगा। जेरी ने सही कहा था कि जंगल में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस तरह से ये दोनों उस घर से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी फ्रेंड्स यही सोच रहे होते हैं कि सेतु और चारू को गए हुए बहुत देर हो गई और वो अभी तक आए नहीं, इसलिए मीरा को यहीं पर छोड़कर मारी, चरण और जेरी उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल के उस रास्ते पर निकल जाते हैं। अंदर जाकर ये तीनों अलग अलग दिशाओं में आवाज लगाकर सेतु और चारू को बुलाने लगते हैं कि तभी थोड़ा आगे जाने के बाद चरण और मारी को चारू जख्मी हालत में नजर आती है, जिसके चेहरे पर काफी सारा खून लगा हुआ होता है। अब ये देखकर चरण और मारी के तो होश ही उड़ जाते हैं और चरण चारू से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन तभी पता चलता है कि ये सब कुछ सेतु और चारू का प्रैंक है और ये दोनों नाटक कर रहे हैं। ये देखकर अब चरण इन दोनों को बहुत डांटने लगता है कि ये कोई मजाक करने का टाइम है, हम लोगों को तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, क्या तुमको अंदाजा है। खैर, इस तरह जब ये लोग अपने टेंट के पास वापस आते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी एक सेतु और चारू मौजूद होते हैं और ये सब देखने के बाद मारी और चरण शॉक में रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने इनसे मुलाकात की और ये हमारे पीछे थे, अब ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए और ये डरे हुए क्यों हैं? ये तो हमारे पास थे और प्रैंक कर रहे थे। तभी जब ये बात चरण अपने ग्रुप मेंबर्स से शेयर करता है
तो सभी के कान अब खड़े हो जाते हैं और सभी समझ जाते हैं कि बहुत हो चुका, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। इस बीच मारी को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो फिर चरण के ग्रुप को इस गांव में जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली कई दशक पहले इस गांव में जमींदार खानदान की एक बूढ़ी औरत रहती थी और उस बूढ़ी औरत को ब्लैक मैजिक में इंटरेस्ट होने की वजह से वो केरला गई। वहाँ से अच्छा खासा ब्लैक मैजिक सीखने के बाद वो बूढ़ी औरत कुछ लोगों के साथ वापस अपने गाँव पर आई और फिर जंगल के एक इलाके में उसने अपना घर बसा लिया। उसके बाद वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपने साथ और भी लोगों को शामिल करने लगती है और उनके साथ मिलकर अपने छोटे बच्चों की बलि देने लगती है। फिर एक दिन गांव का एक बंदा इस चीज को देखकर अपने गांव के प्रधान को जाकर सब कुछ बताता है कि गांव में बच्चे ऐसे ही गायब नहीं हो रहे, इसके पीछे उस बूढ़ी औरत का हाथ है जो जंगल में रहती है। इसके बाद प्रधान अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग फौरन उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उसको और उसके साथियों को मेरे पास लेकर आओ। तो इस तरह जब प्रधान के लोग उस बूढ़ी औरत के घर पर जाते हैं तो वो बूढ़ी औरत ब्लैक मैजिक की मदद से कुछ लोगों को वहीं पर मार देती है। बाद में सारे गांव वाले एक स्वामी जी से मुलाकात करके उनको अपने गांव में हो रही चीजों के बारे में बताते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। ये सुनकर स्वामी जी प्रधान और गांव वालों से कहता है कि उस बूढ़ी औरत ने बच्चों की बलि देकर कुछ शक्तियां हासिल कर ली हैं। अगर उस बूढ़ी औरत को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये गाँव शमशान घाट बन जाएगा, इसलिए अगर उसको रोकना है तो एक तरीका है, हमें उस बूढ़ी औरत को मारकर उसकी आत्मा को कैद करना होगा। ये सुनकर प्रधान कहता है कि स्वामी जी अब आप ही हमारे गांव की रक्षा कर सकते हो, आप जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए, क्योंकि जो कोई बंदा उसके पास जाता है वो बूढ़ी औरत उसको मार देती है। इसके बाद प्रधान उस स्वामी जी के साथ मिलकर उसी रात एक प्लान बनाकर उस बूढ़ी औरत के घर में घुसते हैं और उसको और उसके साथियों को मार देते हैं। बाद में वो स्वामी जी एक लकड़ी की गुड़िया बनाकर उस बूढ़ी औरत की आत्मा को उस गुड़िया के अंदर कैद कर देता है और जंगल के अंदर जाकर एक पेड़ से इस तरह लटका देता है और साथ में वहाँ उस जगह पर कोई भी ना पहुँचे इसके लिए एक गेट भी बनवा देता है, जिस पर कुछ रिचुअल्स करके वो उस स्पिरिट को भी वहीं उस जगह पर कैद कर देता है और फिर वहाँ पर वो बोर्ड लगा दिया जाता है और उसी गेट को आज चरण और उसके फ्रेंड्स ने तोड़ दिया था। अब आखिर में मारी कहता है कि मुझे लगता है कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अब आजाद हो चुकी है। तो ये सुनने के बाद चरण और उसके दोस्त फौरन वहाँ से निकलने की जुगाड़ में लग जाते हैं, लेकिन निकलने से पहले जरी कहता है कि अरे यार मेरा कैमरा तो वहीं पर छूट गया जहाँ पर तुम लोगों ने मेरे साथ प्रैंक किया था। इस तरह से वो वहाँ पर जाने लगता है और मारी भी उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर जब ये दोनों उस जगह पर आते हैं तो जरी का कैमरा एक पेड़ के ऊपर लटका होता है। इसके बाद जब वो अपना कैमरा लेकर वापस आने ही वाला होता है कि तभी उसे मारी के पीछे एक और मारी नजर आता है। इस बीच पीछे वाला मारी जरी से कहता है कि आगे वाला मैं नहीं हूँ, तुम वहाँ मत रुको, फौरन भागो। तो ये नजारा देखने के बाद जरी उस असली वाले मारी को धक्का देकर जंगल की ओर भागने लगता है और इस तरह से भागते भागते जरी उस पुराने घर के पास पहुंच जाता है जहां चारू और सेतु गए थे। अब मारी वहां से बाकी लोगों के पास भागता है और चरण और उसके दोस्तों के पास आकर कहता है कि वो जरी तो मेरे पीछे ना आते हुए जंगल में भाग गया। चरण कहता है कि हमें जरी को वापस लाना पड़ेगा, जल्दी हमें उसे ढूंढना होगा तभी हम यहाँ से निकलेंगे। इस तरह से मारी और चरण जरी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी किसी जगह पर इन दोनों को एक कैमरा नजर आता है और ये कैमरा किसी और का नहीं बल्कि राम और उसकी बीवी गीता का होता है। इस कैमरे को प्ले करने के बाद ये दोनों देखते हैं कि एक शैतानी शक्ति ने राम और उसकी बीवी को मार दिया और वो ये भी देखते हैं कि इन दोनों के हाथ में वो लकड़ी वाली डॉल भी है और उसी डॉल ने ये सब किया है। अब मारी और चरण अपने दोस्तों के पास आकर यही बताते हैं कि सच में इस जंगल में एक बुरी आत्मा है, अब हमें जल्दी से निकलने में ही फायदा है। उसी वक्त चारू अजीब तरह से बिहेव करते हुए जंगल के अंदर जाती है और चरण और मीरा चारू के पीछे पीछे उसको रोकने के लिए जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाते ही वो देखते हैं कि चारू अकेली खड़ी हुई है और उसका चेहरा बहुत ही भयंकर नजर आ रहा है। इस बीच देखते ही देखते वो स्पिरिट चारू को वहाँ से ले जाती है और ये देखते ही सब सीधा वहाँ से बाहर भागना शुरू कर देते हैं। इस बीच मारी को भी वो स्पिरिट नजर आती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन चाहते हुए भी वो स्पिरिट उसको मार नहीं पाती क्योंकि मारी के गले में वो ताबीज होता है जो उसकी बेटी ने उसे पहनाया था। इस बीच उन लोगों के बीच में से मीरा भी मिस हो जाती है। फिर जब चरण और सेतु मीरा को ढूंढ रहे होते हैं तो मीरा उस पुराने वाले घर में खड़ी होती है जिसे
जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मीरा अपने होश में नहीं है और उसी वक्त वो स्पिरिट मीरा को उस घर के अंदर खींच कर ले जाती है। ये देखते ही सेतु वहाँ से डरकर भाग निकलता है, लेकिन चरण मीरा को लेने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। दूसरी तरफ सेतु को जरी नजर आता है और वो भी बहुत ही जख्मी हालत में। फिर ये दोनों बहुत ही मुश्किल से उस गेट के पास पहुँच जाते हैं जो स्टार्टिंग में इन्होंने तोड़ दिया था, लेकिन तभी सेतु को ये समझ आता है कि उसके बगल में घायल जरी नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत है। दूसरी तरफ चरण को मीरा बेहोशी की हालत में दिखती है जिसे वो वहाँ से बाहर लाने लगता है। तभी इन दोनों के पास मारी आता है जिसे देखकर ये लोग इस पर ही शक करने लगते हैं क्योंकि इन दोनों को भरोसा ही नहीं होता कि कौन असली आदमी है और कौन स्पिरिट। इस बीच ये लोग ये भी सोचने लगते हैं कि मारी ही चरण के दोस्तों को तकलीफ दे रहा है क्योंकि उसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। तो मारी कहता है कि सर, मुझे भी वो आत्मा नजर आई थी। एक्चुअली उस बूढ़ी औरत को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे परदादा थे। उस वक्त स्वामी जी ने उनके गले में एक ताबीज बांधा था जिस वजह से ही मेरे परदादा उस बूढ़ी औरत को मार पाए। अब वही ताबीज मेरे गले में है जिस वजह से वो आत्मा मुझे नहीं मार पा रही। इसलिए सर मेरी बात मानिए, हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। इस तरह से मारी अब इन दोनों का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाने लगता है, पर इसी भागम भाग में मीरा का पैर फिसल जाता है और वो उसी गेट के बाहर रुक जाती है। फिर जब तक मारी मीरा को लेने जाता है तब तक वो आत्मा आकर मीरा को वहाँ से खींचकर ले जाती है। ये देखकर अब चरण भी उस गेट के अंदर वापस जाने की कोशिश करता है ताकि वो मीरा को लेने जा सके, लेकिन मारी उसको समझाता है कि सर, आप मीरा मैडम को वापस नहीं ला सकते। वो स्पिरिट उनको खींचकर ले गई और अब तक मार भी चुकी होगी। पर फिर भी चरण नहीं मानता और इसके बावजूद मीरा को लेने के लिए जंगल के अंदर जाता है। अब उसे उस पुराने घर के पास चरण और उसके दोस्त नजर आने लगते हैं और वो भी बहुत ही भयंकर शक्ल में, और उनके साथ साथ उसे वो बूढ़ी औरत की स्पिरिट भी नजर आती है। लेकिन इस बार वो चरण को मार नहीं पाती क्योंकि चरण के पास मारी का वो ताबीज होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब मारी और चरण के बीच में जंगल से बाहर जाने के लिए बहस हो रही थी तो उस वक्त वो ताबीज चरण की शर्ट में आकर अटक गया था। अब ये देखकर चरण समझ जाता है कि मारी की जान खतरे में है, इसलिए वो फौरन वापस मारी के पास जाता है। लेकिन तब तक वो स्पिरिट मारी को मार चुकी होती है, जिस पर चरण को बहुत अफसोस होता है। उसे मारी की बेटी याद आती है जिसने अपने पिता को जाने से पहले वो ताबीज पहनाया था। खैर, अब चरण उस लॉकेट के सहारे बड़ी मुश्किल से सड़क के पास पहुंचता है और तभी उस रास्ते में उसे एक गाड़ी नजर आती है जिससे वो लिफ्ट मांगता है। हम देखते हैं कि इस गाड़ी का ड्राइवर वही दूसरा गाइड होता है जो हमने शुरू में देखा था। अब चरण गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठने वाला होता है तभी शॉकिंगली उसे उस गाड़ी के अंदर मीरा भी दिख जाती है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चरण उसी पुराने घर में बंधा होता है, यानी मीरा और उसके साथ जो आदमी था उन दोनों ने ही मिलकर चरण को यहाँ पर बांधा था। यहाँ पर खुलासा होता है कि मीरा की एक दादी है जो हमेशा बिस्तर पर लेटी होती है, और जब राम और उसकी वाइफ गीता ने उस बूढ़ी औरत की आत्मा को रिलीज किया था तो उस वक्त मीरा की दादी उठ बैठी और कहने लगी कि वो स्पिरिट अब जाग गई है और अब वो अपना अधूरा काम पूरा करेगी। हम देखते हैं कि मीरा की दादी कोई और नहीं बल्कि उस बूढ़ी औरत की ही खानदान की वारिस होती है, और जब उस बूढ़ी औरत को मारा गया था तब मीरा की दादी एक छोटी बच्ची थी। तो अब मीरा की दादी मीरा और उसके पिता से कहती है कि और 13 लोगों की बलि देनी होगी। अब हमें पता चलता है कि इसी वजह से मीरा जानबूझकर उसके दोस्तों से फ्रेंडशिप करके इस जंगल में लाकर सारे लोगों की बलि दे देती है और साथ में मारी को भी मार देती है। अब मीरा को और 7 लोगों की बलि देनी होगी, तब जाकर उस बूढ़ी औरत की बलि कंप्लीट होगी, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, देखकर लगता है कि इस मूवी का अगला पार्ट भी जल्द ही आएगा। खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।